गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ईंधन सेल के बारे में और कोरेजन के बारे में। आज बात करते हैं अपन ईंधन सेल। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए ईंधन सेल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। ईंधन सेल को बोलते हैं फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूल सेल, यानी कि बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल, ऐसे याद करना है आपको। अब देखो सुन लो, इसके बारे में मेन पॉइंट याद कर लो आप। कैसे? अपन जानते हैं ईंधन सेल में क्या होता है। ईंधन सेल में ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, पहली बात। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, दो सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड होते हैं और उन टाइटेनियम इलेक्ट्रोडों में प्लेटिनम चूर्ण भरा जाता है। तो ये अपन ने प्लेटिनम डस्ट भर लिया। प्लेटिनम डस्ट भरने के साथ ही अपन क्या करेंगे, एक तरफ तो रहेगा अपने एनोड, ठीक है, एक तरफ रहेगा अपना कैथोड, ठीक है। तो यहां से अपन क्या पास करेंगे, एनोड से पास करेंगे अपन हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। इसी प्रकार क्या होगा, जो अपना कैथोड होता है, इसी प्रकार जो अपना कैथोड होता है, यहां से क्या होगा, अपन ऑक्सीजन गैस पास करेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोड क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और इसके बीच में जो सॉल्यूशन अपन भरते हैं वो लेते हैं अपन विद्युत अपघट्टे। विद्युत अपघट्टे के रूप में आप NaOH या फिर आप चाहें तो KOH का यूज भी कर सकते हो। ये कहानी एनोड की और ये कहानी कैथोड की, ये चीज अपन को याद होना चाहिए बस। तो क्या होता है, ईंधन सेल में जो ईंधन की ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कैसे करते हैं, अगर अपन डायग्राम बनाए, देखो डायग्राम बनाए इसका। तो ईंधन सेल में हमें दो इलेक्ट्रोडों का यूज करना है। इसके अंदर होते हैं सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड और स्पोर्ट, जिसके अंदर किसी पदार्थ को अपन डाल सकते हैं। दोनों तरफ होते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये दोनों तरफ अपन ने लगा दिया, ठीक है। एक तरफ का डिपार्टमेंट अपने एनोड का होता है, एक तरफ का डिपार्टमेंट अपने एनोड का है, दूसरी तरफ का जो डिपार्टमेंट होता है वो कैथोड का होता है। यहां से आपको इधर से पास करनी है हाइड्रोजन गैस, यहां से पास करनी है आपको ऑक्सीजन गैस। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है सरंध्र में पोरस्पोर्ट, सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड, दोनों तरफ लगा रखे अपन ने। इधर भी देखें अपन तो ये भी क्या है आपके, ये भी अपने सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड है। और कहानी ये कि इन टाइटेनियम इलेक्ट्रोडों में अपन ने क्या भर रखा है, अपन ने प्लेटिनम डस्ट या प्लेटिनम चूर्ण भर रखा है। क्या कार्य करेगा, ये वर्क करता है उत्प्रेरक का, ताकि रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र गति से संपन्न हो जाए। ये मैंने भर दिया प्लेटिनम डस्ट, दोनों तरफ होता है। आपको दोनों तरफ ही प्लेटिनम चूर्ण भरना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से ही आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सॉल्यूशन में पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना प्लेटिनम डस्ट, दोनों तरफ। क्या करता है, कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का कार्य करता है, ठीक है। इसके अंदर भरेंगे अपन एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन। आप एसिडिक भी ले सकते हो, बेसिक भी ले सकते हो। साथ में आपको भरना पड़ेगा विद्युत अपघट्टे के रूप में KOH या फिर आप ले सकते हो NaOH। ये अपन ने भर लिया। अम्लीय या ले सकते हो आप अम्लीय या क्षारीय जल, अम्लीय क्षारीय जल। साथ में ले सकते हो विद्युत अपघट्टे, विद्युत अपघट्टे के रूप में अपन ले सकते हैं NaOH या फिर ले सकते हो आप KOH, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रोड है, इनको अपन बाह्य परिपथ से जोड़ने का वर्क करेंगे। जब अपन सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो बाह्य परिपथ से जोड़ने पर इसके द्वारा अपन को 1.299 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार के अपन बहुत सारे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। आगे चलते हैं। जब अपन ईंधन सेल को काम में लेते हैं तो यहां से अपन को प्राप्त होता है वाटर, यानी कि H2।
ईंधन सेल में क्या होता है, जल के वाष्पन के साथ ही क्या होता है, जल का संघनन भी होता है। अपन जल को वापस इकट्ठा या एकत्रित कर सकते हैं। अब दोबारा सुन लो क्या होता है। देखो ईंधन सेल में, अब देखो इसको कैसे लिखा है मैंने, प्लेटिनम, ये अंदर प्लेटिनम चूर्ण आ गया। हाइड्रोजन कहां से पास करी, अपन ने एनोड से पास करी। NaOH ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक आ गया। ऑक्सीजन कहां से पास करी, आपने कैथोड से पास करी। प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। तो अपन बोल सकते हैं ईंधन सेल में ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 2 सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड होते हैं। लिख देता हूं मैं ताकि आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। मैंने बोला ईंधन सेल में ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये तो फर्स्ट बात हो गई। आगे क्या होता है, डायग्राम देखिए बताओ। इसमें दिख गया होगा आपको, इसमें 2 सरंध्र में टाइटेनियम इलेक्ट्रोड होते हैं। दिख गए होंगे आपको, ये भी टाइटेनियम इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें प्लेटिनम डस्ट को उत्प्रेरक के रूप में भरा जाता है। सही है बात। इसके अंदर अम्लीय या क्षारीय जल लेकर विद्युत अपघट्टे के रूप में NaOH या KOH भरा जाता है। ये सारी बातें आपको डायग्राम को देख के लिखना है। NaOH या KOH भरा जाता है। अब अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं। जब सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाता है, तो ईंधन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। सही है बात भाई। अपन काम में लेंगे तो ईंधन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और 1.299 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है। यहां तक तो अपन इन बातों को लिख सकते हैं। अब मेन जो बातें होती है बच्चों, वो होती है एनोड और कैथोड की केमिकल रिएक्शन। अब आप कैसे याद करोगे, मैंने आपसे पहले कहा, केवल मैंने ट्रिक लिख दी, केवल आपको ये चीज याद करनी, बाकी कुछ भी याद नहीं करनी। क्या करते हैं, एनोड से हाइड्रोजन और कैथोड से ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रोडों के माध्यम से सॉल्यूशन में अपन प्रवाहित करते हैं। तो उससे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सेल क्या करता है, अपना वर्क करना शुरू कर देता है। कैसे, जैसे बात करते हैं अपन एनोड की। चलो एनोड पर क्या है, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ज्यादा क्वांटिटी ले लेता हूं, प्लस चूंकि आपने विद्युत अपघट्य ले रखा है, कौन सा ले रखा है, या तो NaOH या फिर KOH, तो इसका मैं OH माइनस आयन ले लेता हूं। ये ले लिया 4OH माइनस आयन। केमिकल रिएक्शन होगी, क्या बनेगा 4H2O, साथ में क्या बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। अपन जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है, एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, कैसे, ये रही आपके हाइड्रोजन, ये रहा OH माइनस आयन। रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यही कहानी स्टार्ट किसकी होगी, यही कहानी स्टार्ट हो जाएगी अपने कैथोड पर। अब देखो कैथोड पर इधर क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बना था, वाटर। तो 2, क्योंकि 2 है तो 2 ले लो आप, और 2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, 4 वापस ही बन जाएगा, 4OH माइनस आयन। ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। यहां से आ गया O2,
ए नोड पर वोटर बनाए, वोटर आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतने एक्सेप्ट कर लिए। अब देखो क्या कट रहा है, अगर अपन इसकी सेल रिएक्शन देखें तो देखो क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, OH माइनस से OH माइनस कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और एरो का निशान 2H2O लिक्विड। ठीक है, सबसे पहले बात करें ना, तो सबसे पहले ईंधन सेल का जो उपयोग किया गया था वो किया गया था अपोलो अंतरिक्ष यान में। ध्यान रखना आप, ईंधन सेल का सबसे पहले यूज किया गया था अपोलो अंतरिक्ष यान में, जहां ईंधन के जलने से विद्युत ऊर्जा प्राप्त हुई, साथ में जो जल प्राप्त होता है उस जल के वाष्पन के साथ ही हम उसका जल के वाष्पन के साथ ही उस जल का संघनन भी कर सकते हैं। बच्चों, ईंधन सेल है, ईंधन सेल के द्वारा किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इस सेल से 1 किलोवाट, अगर अपन देखें ना, तो इस सेल से 1 किलोवाट ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। यह आपको ध्यान रखना है। क्या इंपॉर्टेंट बात, कि इस सेल से 1 किलोवाट ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। और अगर इंपॉर्टेंट बात देखें अपन, तो इंपॉर्टेंट बात है कि इस सेल में, क्या लिख देता हूं मैं, इस सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर इस सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर आप यूज कर सकते हो मेथेन। आप मेथेन का यूज कर सकते हो, या आपके पास नहीं है आप एथेन का कर सकते हो, और आप चाहें तो प्रोपेन का भी यूज कर सकते हो। तो बच्चों, ये हो गया अपना ईंधन सेल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन दोबारा इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये अपना फ्यूल सेल हो गया, इसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ईंधन सेल को बोलते हैं फ्यूल सेल, है ना, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल। आपको ये प्रारूप याद करना है, केवल आप ये प्रारूप याद करके जो सारी आपको रामायण महाभारत दिख रही है सब लिख सकते हो आप। देखो, प्लेटिनम चूर्ण होता है, केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का कार्य करता है, एनोड की तरफ भी लगा होता है, कैथोड की तरफ भी लगा होता है। एनोड से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, कैथोड से ऑक्सीजन गैस पास करते हैं, और विद्युत अपघट्य के रूप में NaOH या KOH लेते हैं। डायग्राम क्या कहता है, ईंधन सेल के अंदर जनरली क्या होता है, ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और ये संभव है क्योंकि अपन जानते हैं ईंधन के फलस्वरूप ईंधन जब जलेगा तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, और एनर्जी निकलेगी तो दहन रिएक्शन है, सारी दहन अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ईंधन सेल में क्या होता है, 2 सरंध्रमय दिख रहे हैं आपको टाइटेनियम इलेक्ट्रोड होते हैं, इनमें प्लेटिनम का चूर्ण भरा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस सेल में अम्लीय या क्षारीय जल और विद्युत अपघट्य के रूप में KOH भरते हैं। इलेक्ट्रोडों की सहायता से एनोड से हाइड्रोजन और कैथोड से ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। फलस्वरूप जब सेल को बाह्य परिपथ में जोड़ते हैं तो 1.299 वोल्ट की धारा प्राप्त होती है, और साथ में क्या होता है, ईंधन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या ईंधन की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे, इस सेल का सबसे पहले यूज किया गया था अपोलो अंतरिक्ष यान में, जहां जल के वाष्पन के साथ ही क्या करा, जल का संघनन भी किया गया। मेन चीज देखो मैं लिख रखा है, या पढ़ ही लोगे। मेन चीज जो है आपकी ध्यान रखना कि ईंधन सेल में हाइड्रोजन के स्थान पर अदर कौन सी गैसों का अपन यूज कर सकते हैं, तो आपकी मीथेन हो सकती है, इथेन हो सकती है और प्रोपेन हो सकती है। अगर अपन देखें एनोड कैथोड की रिएक्शन, तो एनोड से हाइड्रोजन आ जाएगा, आपका हाइड्रोजन आ गया, या आपने मैंने लिया विद्युत अपघट्य का जो NaOH KOH है, वहां से OH माइनस आयन लिए, क्या बन जाएगा H2O और इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर यहां से ऑक्सीजन आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बन लेगा 4H माइनस, और कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगी। इस सेल के द्वारा 1 किलोवाट ऊर्जा की आपूर्ति की जा सकती है। और बच्चों, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ईंधन सेल के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका ज्यादा अपन यूज में करते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है, इस लेसन का लास्ट टॉपिक है बच्चों, उसे बोलते हैं संक्षारण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को समझाइए, या फिर संक्षारण क्या होता है समझाइए। संक्षारण का मतलब होता है, देख लो क्या होता है। अब देखो, अपन बात करते हैं कोरिजन।
अगर अपन संक्षारण की बात करें तो अपन जानते हैं अगर संक्षारण होगा, जैसे लोहे पर संक्षारण होता है तो लगभग 15% लोहा तो इसे नष्ट हो जाता है। संक्षारण करने के लिए कौन जिम्मेदार होती है? संक्षारण करने के लिए जिम्मेदार होती है संक्षारित गैसें। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है वो अपन को पता होना चाहिए। संक्षारित जो गैसें होती है O2 नमी, HCl हो सकती है, Cl2 हो सकती है। इसके अलावा आगे अपन देखें तो अपने H2S हो सकती है। इसके अलावा देखें तो SO2 हो सकती है। यह आपकी संक्षारित गैसें हैं। अब बताओ, संक्षारित गैसें हैं तो धातु की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण भी करेगी। तो यौगिक में क्या बनाती है? यहाँ पे सल्फाइड बनाती है। देखो, अवांछनीय यौगिक, अवांछित यौगिक जो धातु की सतह पर बनते हैं, धातु की सतह पर बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? धातु की सतह पर नमी से बन जाएगा ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड बन सकता है, सल्फेट बन सकता है। और बताओ क्या हो सकता है? ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो कार्बोनेट हो सकता है, कार्बोनेट, ETC, ये हो सकते हैं। तो बच्चों अपन ने बात करें संक्षारण के बारे में, अपन बात कर रहे हैं संक्षारण के लिए कौन जिम्मेदार होती है? संक्षारित गैसें, ठीक है ना। अब संक्षारित गैसें होती हैं तो धातु की सतह पर केमिकल रिएक्शन भी करेगी, और केमिकल रिएक्शन करेगी तो ये यौगिक बनाएगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? देखो, डेफिनेशन होगी जब धातुओं को वायुमंडल में, जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है, जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है तो यहां से देखिए लिखना है आपको, है ना। तो वायुमंडल में उपस्थित संक्षारित गैसें, वायुमंडल में उपस्थित संक्षारित गैसें, नाम लिख दो। O2 नमी, संक्षारित गैसें O2 नमी, HCl, Cl2, H2S, SO2 आदि धातु की सतह पर क्या करेगी? रासायनिक अभिक्रिया, धातु की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। अब क्या होगा? धातु की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो कई प्रकार के यौगिक बनेंगे। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अवांछित यौगिक जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट आदि का निर्माण होता है, जिससे धातु की सतह संक्षारित हो जाती है, धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों? इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। और अपन जानते हैं जंग लगना होता है। जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो जंग लगने वाला आइटम आपके पास होना चाहिए, एक आपके पास पानी होना चाहिए, एक आपके पास एयर होना चाहिए। तो भाई बच्चों आपको ये डेफिनेशन याद करनी है, और ये डेफिनेशन मैंने इधर से लिखी। क्या लिखी? जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है, आपने धातु को वायुमंडल में रखा तो वायुमंडल में आपको क्या मिलेगी? आपको संक्षारित गैसें मिल गई। ये संक्षारित गैसें आ गई। अब संक्षारित गैसें हैं तो धातु की सतह पर क्या करेगी? रासायनिक अभिक्रिया करेगी, और रासायनिक अभिक्रिया करके क्या होती है? कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करते हैं, जिससे क्या होता है? धातु की सतह संक्षारित होकर नष्ट हो जाती है। अगर अपन जनरली लोहे की बात करते हैं तो जब लोहे पर जंग लगता है तो लगभग 15% लोहा फिनिश हो जाता है। तो बच्चों ये बात करिए अपन ने संक्षारण क्या होता है। अब बात करते हैं संक्षारण की क्रियाविधि।
संक्षारण की क्रिया विधि बोले तो लोहे पर जंग लगना, ये पढ़ते हैं अपन, लोहे पर जंग लगना। अब आप देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोहा ले लेता हूं या फिर किसी धातु की सतह ले लेता हूं, जैसे ये लोहा है, ये लोहा ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये है आयरन, ये आपका लोहा है। तो अपन जानते हैं एक तरफ तो आपका एनोड होगा, तो एनोड पर आयरन किस रूप में जाता है, एनोड पर आयरन जाएगा Fe+2 में, और अपन ये भी जानती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अपन बात करते हैं कैथोड की, ऐसे याद रखना आप, कैथोड की बात करते हैं। कैथोड से अपन को मिलेगी एक तो ऑक्सीजन, एक मिलेगा अपन को H+ आयन, ये दोनों यहां पे जाएंगे यानी कि आयरन के पास जाएंगे। तो यहां पर क्या लेंगे, यहां पर लेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, और अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स लेके कंपाउंड का निर्माण कर लेंगे। और जैसे यौगिक का निर्माण होगा तो धातु की सतह पर क्या बन जाएगा, Fe2O3.XH2, ये भूरे रंग का पदार्थ बन जाएगा, जिसे बोलते हैं अपन जंग लगना। यहां पर आप ले सकते हो वाटर, मैंने आपसे कहा जंग लगने के लिए वाटर होना चाहिए, एयर होना चाहिए, और आपके पास लोहा तो है ही सही। बच्चों इस डायग्राम को आपको याद रखना, इसका एक फायदा ये होगा कि आपको एनोड की और कैथोड की रिएक्शन लिखना आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं जैसे एनोड की, बताओ एनोड पर क्या है, एनोड पर आपके पास आयरन है, ये आयरन, चलो आयरन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, आयरन किस रूप में चले गया, आयरन चल गया Fe+2 के रूप में। आप चाहो तो Fe भी ले सकते हो, आप चाहो तो 2Fe भी ले सकते हो। अगर 2Fe लोगे तो 2Fe+2 जाएगा, अगर आप Fe लोगे तो केवल Fe+2 जाएगा, ठीक है ना। तो 2 दूना 4, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। और अपन जानते हैं एनोड पर हमेशा क्या होता है बच्चों, होता है ऑक्सीडेशन। अब कहानी स्टार्ट होती है अपनी कैथोड की। कैथोड पर क्या होते हैं, ये कैथोड आ गया, कैथोड से क्या क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन आ गई, लो साहब ये ऑक्सीजन आ गई, साथ में क्या गए आपके हाइड्रोजन आयन आ गए, ये H+ आयन आ गए, साथ में क्या करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 4 लगाऊंगा तो इधर ही 4 लगा दूंगा, बैलेंस हो जाएगा, 4H+ की कमी होगी तभी तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2H2, ये लिक्विड बन जाएगा। अब आपको लिखना है कंप्लीट, ये हो गया एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। अब बात करते हैं वायुमंडलीय ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो वायुमंडलीय ऑक्सीडेशन, वायुमंडलीय ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कैसे करोगे, यहां से लो आप, इस जगह से यहां से तो ले लोगे आप 2Fe+2, ये बच्चों 2Fe+2 आ गया। यहां से ले लो आप 2H2O, देखो लोहा भी आ गया, वाटर भी आ गया। अब क्या आएगी आपकी एयर, यहां ले लेते हैं एयर, अपन ऑक्सीजन ले लेते हैं, पहले इसको हटा देता हूं मैं, यहाँ पे एयर ले लेता हूं, ये ऑक्सीजन आ गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। क्या बनेगा, Fe+2 है, किस रूप में जाएगा, Fe+3 में, क्या बना लेगा, Fe2O3 बन गया। चूंकि यहाँ पे 2 दूना 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4 है, तो अपन इधर शो कर सकते हैं 4H+, तो इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है मेरे पास इधर, यह हाफ आउट हो जाएगा। तो बच्चों वायुमंडलीय ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बन गया आपके पास, फेरिक ऑक्साइड। और अपन जानते हैं फेरिक ऑक्साइड किससे रिएक्शन करेगा, अगर आगे चले तो, अगर अपन आगे चले तो ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड X से रिएक्शन कर लेगा, ये Fe2O3+XH2, और क्या बना लेगा आपका Fe2O3.XH2। इस प्रकार लोहे पर जंग लग जाता है। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि लोहे पर जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो एक तो लिखना है आपको एनोड की अभिक्रिया, एक लिखना है आपको कैथोड की अभिक्रिया, और एक लिखना है आपको वायुमंडलीय ऑक्सीकरण रिएक्शन। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं क्या होता है। देखो बच्चों, अगर अपन संक्षारण पढ़ रहे हैं, अगर अपन संक्षारण पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री है, इसके अंदर टॉपिक का मीन आपको समझ में आना चाहिए। संक्षारण का मतलब होता है संक्षारित गैसें। कौन कौन सी गैसें होती है, ऑक्सीजन नमी ले लो, HCl ले लो, क्लोरीन ले लो, H2S ले लो, SO2 ले लो। अब अगर गैसें हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होगा। कंपाउंड में क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है, सल्फाइड बना सकती है, सल्फेट और कार्बोनेट बना सकती है। डेफिनेशन क्या होगी, जब धातुओं को वायुमंडल में रखा जाता है तो कौन भिड़ेगी, ये वाली
रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित संक्षारित गैसें ऑक्सीजन, नमी, HCl, Cl2, H2S, SO2 आदि से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो धातु की सतह पर यानी कि इस सतह पर, इस सरफेस पर क्या होता है, मेनी टाइप ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है क्योंकि रासायनिक रिएक्शन होती है और गैल्वेनीकरण प्रोसेस है। लोहे पर जंग लगना एक गैल्वेनीकरण प्रोसेस होती है। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से तो आप एनोड ले लेना, तो एनोड पर तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कैथोड पर क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों को ये एक्सेप्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, लोहे की सतह पर यहां पर एक जंग लग जाएगा भूरे रंग का। क्या होगा, Fe2O3.XH2। इसको देखकर आपको रिएक्शन लिखना है। एनोड पर क्या है, आयरन है, अनबैलेंस याद कर लेना, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये डोनेट कर दिया, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। फिर क्या हुआ साहब, ये हो गई ऑक्सीजन, ये आ गया H+ और ये आ गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, वाटर बना लेगा। अब यहां से वायुमंडलीय ऑक्सीडेशन लिख रहे हो तो इसको यहां से लिख लो। ठीक है, यहां से आप ये लिख लो, एयर आप ले लो, रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, Fe2O3 H+ आए। आगे चले तो आगे भी रिएक्शन लिख सकते हैं अपन, Fe2O3 किससे रिएक्शन कर लेगा, XH2O से, वाटर कितना भी हो सकता है, तो Fe2O3.XH2, ये क्या बन जाएगा, जंग लगना, इसको बोलते हैं जंग लगना। और एक कौन से कलर का होता है, भूरे रंग का होता है। तो बच्चों ये जंग लगने की प्रोसेस है जो अपन ने पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे फिर कह रहा हूं मैं, केवल टॉपिक का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। इसमें नॉर्मल इक्वेशंस आते हैं, संक्षारण क्या होता है, लोहे पर जंग लगने की एनोड और कैथोड की अभिक्रिया लिखिए। अब बात करते हैं जंग लगने के उपाय। उससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये संक्षारण हो गया अपने। अब बात करते हैं संक्षारण से बचाव। देखो संक्षारण से अपन कैसे बचाव कर सकते हैं। पहली बात तो ये, धातु की सतह को अपन चिकना कर सकते हैं। धातु की सतह पर तेल ग्रीस लगाकर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है धातु की सतह पर अधिक सक्रिय धातु का लेपन करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये धातु की सतह, ये आयरन है आपकी, ये है आपका लोहे, ये आपका लोहा है, ठीक है ना। अपन जानते हैं लोहे की, अपन ने पढ़ रखा है कि आयरन के मानक अपचयन विभव का मान कितना होता है, -0.44 ये होता है, ठीक है ना। अब सुनो, अपन इसकी सतह पर, इसकी जो आपको सरफेस दिख रही है, इस सरफेस पर, ये आपके लोहे की सरफेस है, मैं बना देता हूं। इस सरफेस पर अपन ऐसी धातुओं की परत चढ़ा दें, ऐसी धातुओं की परत चढ़ा दें जिनके मानक अपचय विभव का मान इसकी तुलना में कम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहां पर क्या क्या ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप परत चढ़ा सकते हो जिंक की, ठीक है, ठीक है, आप जिंक की परत चढ़ा सकते हो। और आप चाहें तो आप परत चढ़ा सकते हो मैग्नीशियम की, लो। और चाहें तो आप परत चढ़ा सकते हो एल्यूमिनियम की। मैंने 3 परत चढ़ाई है, ठीक है ना। आप आप परत चढ़ा सकते हो, आप जिंक की परत चढ़ा सकते हो, जिंक की परत है, या आपकी मैग्नीशियम की परत है, और ये आपकी एल्यूमिनियम की परत है। अब परत चढ़ा सकते हैं अपन, क्यों चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिंक के मानक अपचय विभव का मान कितना होता है, -0.76 वोल्ट। मैग्नीशियम का होता है -2.36, और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो -1.66। अब क्या होगा, मैंने आपसे बोला लोहे के मानक अपचय विभव का मान कितना है, -0.44। अपन को ऐसी धातु का लेपन करना है जिसके मानक अपचयन विभव का मान इसकी तुलना में कम होगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, या जैसे सपोज मैं जिंक धातु का लेपन कर देता हूं, तो जिंक धातु क्या करेगी, सबसे पहले सेल्फ रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेगी। अब रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेगी और स्वयं नष्ट हो जाएगी और आपके आयरन को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। मतलब लोहे पर जंग लगने की प्रोसेस भी क्या होती, गैल्वेनीकरण प्रोसेस होती है। इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं बलिदानी सुरक्षा। और इसका एक और टर्मोलॉजी है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। आप किसी को सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं, लोहे की सतह पर अधिक सक्रिय धातु जैसे मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम आदि की परत चढ़ाकर लोहे की सतह को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि इन धातुओं के मानक अपचयन विभव के मान लोहे की तुलना में कम होने के कारण ये स्वयं रेडॉक्स अभिक्रिया में भाग लेती है और लंबे समय तक
लोहे को जंग लगने से बचाती है। तो बच्चों, ये आज के अपने 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूंगा। बच्चों, ये अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया। मैंने कंप्लीटली हर पार्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप नंबर से सारे वीडियो देखें, वीडियो को पॉज करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.